ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 19 नव निर्माण के लिए समग्र शिक्षा नितांत आवश्यक। मनुष्य का व्यक्तित्व ढालने और समाज की दिशा निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा है। निरक्षर व्यक्ति के ज्ञान चक्षु एक प्रकार से बंद ही रहते हैं। जितने सीमा तक उसे देखने सुनने का अवसर मिलता है उतनी ही उसकी ज्ञान वृद्धि परिधि सीमित रहती है। जीवन और विश्व अब इतना जटिल हो गया है कि उसकी गुत्थियों को सुलझाने के लिए बहुत जानने और समझने की आवश्यकता रहती है। यह प्रयोजन शिक्षा के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्तित्व, मस्तिष्क और दृष्टिकोण परिष्कृत करने के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता सदा बनी रहेगी। परिस्थितियों की जटिलता जितनी बढ़ी उसी क्रम में शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। अपना देश दुर्भाग्यवश शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। अभी लगभग 23% व्यक्ति साक्षर हो पाए हैं। निरक्षर 3 गुने से भी अधिक हैं। बौद्धिक दृष्टि से समर्थ हुए बिना न अपने आप में सफल समर्थ कहा जा सकता है और न राष्ट्र को गौरव बढ़ा सकने योग्य क्षमता संजो पाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रबल प्रयत्न किए जाने चाहिए और क्यूबा जैसे उन प्रगतिशील देशों का अनुकरण करना चाहिए जिन्होंने अपने यहाँ निरक्षरता के साथ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी और 5 वर्ष के भीतर उसे मारकर भगा दिया। यह सब दूरदर्शी सरकार और प्रखर लोकमत के संयुक्त प्रयत्नों से ही संभव हो सकता है। अपनी सरकार इन दिनों जिस जाल जंजाल में फंस गई है उसके लिए उसी उलझन को सुलझाना कठिन पड़ रहा है। कोई बड़ी सूझबूझ प्रदर्शित करने या साहसिक कदम उठाने की उससे आशा करना व्यर्थ है। वह बनी रहें, चलती रहें, इतना भी बहुत है। हमें बड़े कदम जन स्तर पर उठाने पड़ेंगे, अन्यथा समय तेजी से निकलता जाएगा और प्रगति की दौड़ में हम पिछड़ते चले जाएंगे। निरक्षरता निवारण के लिए हम में से प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को ज्ञान ऋण चुकाने के लिए कुछ न कुछ करने की कसम खानी चाहिए और जितना कुछ बन पड़े अधिक से अधिक बड़ा अनुदान लेकर भारत माता के चरणों में उपस्थित होना चाहिए। बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। यह स्कूल भी इतने अपर्याप्त हैं कि उनमें सभी विद्याध्ययन के अभिलाषी बालकों के लिए जगह नहीं। देहातों में मीलों तक स्कूल नहीं होते। छोटे बच्चे दूर चलकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने कैसे पहुंचे? हाई स्कूल कॉलेजों का बुरा हाल है। तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र जो आधे से अधिक होते हैं कोई विद्यालय में भर्ती करने को तैयार नहीं होता। उसे अपना परीक्षा फल श्रेष्ठ रहने और पुरस्कार प्राप्त करने की अभिलाषा रहती है, बच्चों के भविष्य की नहीं। ऐसी दिशा में किसी कारणवश जिसका डिवीजन बिगड़ गया उस सुयोग्य बालक को भी मन मसोस कर आगे बढ़ने से वंचित रहना पड़ता है।
जो पढ़ जाते हैं वे नौकरी कर सकने भर की योग्यता प्राप्त करके निकलते हैं। आजीविका के लिए नौकरी ढूंढते हैं सो मिलती नहीं। बेकार शिक्षितों की संख्या आकाश छूने लगी है और जोशीले नए खून की वह बेरोजगारी बेचैन समाज में भयंकर विकृतियां लेकर उग्र हो रही है। इसके दुष्परिणाम हम आए दिनों आंख के आगे देख सकते हैं। सरकार सूझबूझ के साथ शिक्षा प्रणाली की दिशा निर्धारित करती तो कितना अच्छा होता। जापान की शिक्षा में शिल्प, उद्योग और कला कौशल अविच्छिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। वहां के छात्र या तो अपना कुटीर उद्योग चलाते हैं या पड़ोस की फैक्ट्री में सम्मानपूर्ण आजीविका प्राप्त करते हैं। उन्हें नौकरी के लिए जूती चटकाने, दरवाजे दरवाजे पर ठोकरें खाते नहीं फिरना पड़ता। युगोस्लाविया में कृषि, नॉर्वे में पशुपालन जैसे उद्योगों को प्रधानता देकर अपने नवयुवकों के लिए आजीविका का पथ प्रशस्त किया है। अपने देश में भी कुछ ऐसा ही हो सकता था, हो सकता है। राष्ट्रों के निर्माण, लोकमानस का निर्धारण शिक्षा के माध्यम से होता है। जर्मनी ने 2 बड़े युद्ध आरंभ किए। वहां की जनता को उस प्रकार का आक्रामक बनाने का श्रेय वहां की शिक्षा को है। विलियम कैसर ने शिक्षा में ऐसे तत्व मिलाए थे कि वहां का लोकमानस विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा। वह भावना इतनी प्रबल हुई कि प्रथम विश्व युद्ध उन्हीं लोगों ने आरंभ कर दिया। दूसरा महायुद्ध भी जर्मनों ने ही शुरू किया। हिटलर ने सारे शिक्षा तंत्र को इस प्रकार संजोया कि लोग प्रथम युद्ध की पराजय को भूलकर 100 गुने उत्साह से दूसरे युद्ध की तैयारी करने लगे। दोनों महायुद्ध ऐतिहासिक महायुद्ध है। लगभग सारा विश्व यदि जर्मनी के प्रतिरोध में खड़ा न हुआ होता तो उसकी विश्व विजय वाली अभिलाषा न जाने कितनी आगे बढ़ गई होती और न जाने कितनी सफल हो गई होती। परिस्थितियों का पासा पलटा और जर्मनी दूसरी बार भी हारा। यह दूसरी बात है। यहाँ प्रसंग शिक्षा के प्रभाव का चल रहा है। शिक्षा में यदि प्राण घुला हो तो उसके माध्यम से विनाशों से लेकर विकास तक का, असुरता से लेकर देवत्व तक का सृजन किया जा सकता है। मनुष्य की शक्ति अनंत है और उसे उभारना तथा दिशा देने का काम शिक्षा के माध्यम से ही तो संपन्न होता है। यही कारण है कि हम सदा से शिक्षक की, गुरु की महिमा अति श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते आ रहे हैं। जर्मनी का तो एक उदाहरण मात्र दिया गया है। बारीकी से देखा जाए तो संसार के सभी प्रगतिशील देशों में छोटी स्थिति से बढ़कर ऊपर उठने तक के प्रत्येक कदम की सफलता शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करके ही संपन्न की है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, रूस, चीन आदि में जो चमत्कार भीतर ही भीतर हुए, उनकी संपन्नता का श्रेय वहां की शिक्षा पद्धति निर्धारणकर्ताओं को ही दिया जा सकता है। काश हमारे देश में भी ऐसी ही सूझबूझ रही होती तो विगत 23 इयर्स में अपने अपने साधनों के कारण उससे कहीं आगे होते, जहां तक कि हमसे भी 3 वर्ष बाद साम्यवादी शासन हाथ में लेकर आज चीन निवासी पहुंच गए हैं। हमें हर काम के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकते रहना चाहिए। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो जन स्तर पर बड़ी सफलता से किए जा सकते हैं।
धर्म को ही लीजिए, मंदिरों, तीर्थों और धार्मिक कर्मकांडों में जनता का हर वर्ष 300 अरब रुपया लगता है और लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों का श्रम उसमें नियोजित है। 56 लाख संत महात्मा जनगणना के आधार पर गिने गए हैं। आधा चौथाई या 1-2 घंटे उस प्रयोजन में लगे रहने वाले के समय का लेखा खोजा लिया जाए तो वह भी मिलाकर इतना ही बैठेगा और यह स्पष्ट दिखाई देगा कि 1 करोड़ व्यक्तियों का समय उसमें निरंतर लगता है। इस धर्म संस्थानों में जो स्थायी संपत्ति लगी है उसका मूल्य कूदा जाए तो सरकारी इमारतों से कम नहीं अधिक बैठेगा। यह सब जन स्तर पर बिना सरकार की 1 पाई सहायता के संभव होता है। जनता जिसे पसंद करती है उसके लिए विपुल धन जन साधनों का जुटाया जा सकना कुछ भी कठिन नहीं है। शिक्षा की समस्या को हम जन स्तर पर लें, जनता को उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता उसी प्रकार समझावें जैसे कि धार्मिकता की समझाई गई है, तो कोई कारण नहीं कि इस पुण्य प्रयोजन के लिए जन सहयोग न मिल सके। यह हो सकता है और होना चाहिए। जन स्तर पर बड़े बड़े काम हो सकते हैं, वह आत्मबोध, आत्मविश्वास पनप सके। इस दृष्टि से भी निरक्षरता निवारण जैसे आंदोलन को चलाया और सफल बनाया जाना चाहिए। युग निर्माण योजना ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में शिक्षा प्रसार को प्रथम स्थान दिया है। सोचा यह गया है कि 2/3 से अधिक अशिक्षितों की संख्या उनकी है जो प्रौढ़ हैं, काम में लगे हैं, व्यस्त हैं। स्कूलों में तो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन वयस्कों के पढ़ने का कोई प्रबंध नहीं। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगले वर्ष मनुष्य जाति के भाग्य का फैसला करने वाले निर्णायक वर्ष है। उनमें प्रधान भूमिका उन्हीं की होगी जो इन दिनों प्रौढ़ हैं। स्कूलों में जो बच्चे इन दिनों पढ़ रहे हैं वे जब तक वयस्क होकर अपने हाथ में उत्तरदायित्व संभालेंगे तब तक दुनिया इधर से उधर हो चुकी होगी। नई पीढ़ी सुयोग्य बनकर जब काम संभालेगी तब तक के लिए इंतजार करने की अब कतई गुंजाइश नहीं। महत्वपूर्ण निर्णय तो उन्हें करने होंगे जो आज वयस्क हैं और इन्हीं दिनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकते हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक न पढ़े तो आगे क्या पढ़ सकेंगे? यह निरर्थक संकोच छोड़कर हमें आज से ही सारे राष्ट्र को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने में लग पड़ना चाहिए। बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक उत्कृष्टता बढ़ने से ही व्यक्ति समर्थ बनेगा और समर्थ व्यक्तियों का सुगठित राष्ट्र ही शक्तिशाली एवं प्रगतिशील कहला सकने का अधिकारी बन पाएगा। हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव प्रौढ़ पाठशालाओं की अति व्यापक श्रृंखला बिखेर देनी चाहिए। पुरुषों के लिए रात्रि पाठशालाएं और महिलाओं के लिए तीसरे प्रहर की अपराह्न शालाएं ठीक रह सकती हैं। उनमें प्रधानता वयस्क नर नारियों की हो। बालक भी आना चाहें तो वे भी आवें। यह जन स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के शिशु संस्कार मंदिरों की भी आवश्यकता है, पर उन्हें अधिक सुयोग्य व्यक्ति ही चला सकते हैं। जहां जैसा प्रबंध हो सके वहां वैसा किया जाए। अन्यथा पुरुषों की रात्रि पाठशालाओं और महिलाओं की अपराह्न शालाओं का ही क्रम चल ही पड़ना चाहिए।
अध्यापक के लिए रिटायर्ड लोग आगे आवें तो उनकी ढलती आयु सार्थक हो जाए। अपने धर्म में ढलती आयु जनता की संपत्ति मानी गई है और उसे लोक सेवा में नियोजित कर वानप्रस्थ स्तर का जीवन यापन करने के लिए जोर दिया गया है। यह लुप्त प्रायः धर्म परंपरा पुनः जीवित जागृत करने की आवश्यकता है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों से छुटकारा प्राप्त सेवानिवृत्त जिनके पास गुजारे के लिए आजीविका के साधन मौजूद हैं, ऐसे लोग इस प्रकार से विद्यादान में अपना पूरा समय दे सकते हैं। यही उनके अवशेष जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। अन्य सेवाभावी व्यक्ति भी रोजी रोटी कमाने में 8 घंटे का समय देने के उपरांत शेष समय का कुछ भाग इस पुण्य प्रयोजन में लगा सकते हैं। आमतौर से दिन में ही नौकरी, दुकान, कृषि आदि करनी पड़ती है। रात्रि का समय प्रायः सभी के पास खाली रहता है। इस समय को रात्रि पाठशाला के लिए कोई भावनाशील देशभक्त व्यक्ति बड़ी आसानी से लगा सकता है। शिक्षित कुमारियां, विधवाएं, अध्यापिकाएं तथा खाते पीते घरों की वे महिलाएं जिन्हें घरेलू काम कम रहते हैं, तीसरे पहर की महिला पाठशालाएं चला सकती हैं। यदि देशभक्ति और लोक मंगल की भावनाएं तनिक भी उभार लेने लगें तो बड़ी आसानी से लाखों सुशिक्षितों की सेवा सेना इस निरक्षरता विरोधी संघर्ष में अगणित मोर्चे संभाल सकती हैं। युग निर्माण की इस पूर्ण घड़ी में शिक्षित वर्ग ने भी यदि अपना कुछ कर्तव्य न समझा और इतने सामान्य से काम के लिए थोड़ा सा समय दान देने से भी इनकार कर दिया तो समझना चाहिए हमारा दुर्भाग्य जो 1000 वर्ष से पीछे पड़ा हुआ था उसका अंत अभी नहीं हुआ। क्षुद्रता, संकीर्णता और स्वार्थ परता के पाप पंख में आकंठ व्यक्ति जो लोक मंगल के लिए तनिक भी त्याग न कर सके, एक प्रकार से मनुष्यता को कलंकित ही करता है और वह समाज को विविध विधि पीड़ा प्रताड़ना में ही धकेलता है। पिछले दिनों हमारे व्यक्तित्व इसी ओछे स्तर के बने रहे, फलस्वरूप राजनैतिक परतंत्रता, उत्पीड़न, फूट, विग्रह, अभाव, दारिद्र्य, शोषण एवं पद दलन की विभीषिकाएं सहते रहें। अब वह स्तर बदला जाना चाहिए। शिक्षितों में लोक मंगल के लिए सक्रिय उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। उस उत्साह का सर्वोत्तम प्रकार जन जागरण के लिए शिक्षा प्रसार में ही प्रयुक्त हो सकता है। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए किसी विशेष पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की जरूरत नहीं है। इस स्तर की पुस्तकें हर जगह मिलती हैं। पट्टी, खड़िया, स्लेट, पेंसिल, कापी, अक्षर ज्ञान, गिनती, पहाड़े किन्हीं भी प्रारंभिक पुस्तकों से आरंभ कराए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए गीता प्रेस गोरखपुर ने आरंभिक साक्षरता की 3-4 बाल पोथी बहुत अच्छी छापी है। उसके कुछ आगे बढ़ने पर आर्य समाजी विचारों की धर्म शिक्षा नामक प्रश्नोत्तर पुस्तक कई भागों में बिकती है। आरंभिक पुस्तकों की कमी नहीं, जहां जो उपलब्ध हो सके उसके आधार पर निरक्षरों को इतना ज्ञान कराया जाना चाहिए कि वे पढ़ने लिखने में भली भांति समर्थ हो सकें और हिसाब, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं सामान्य ज्ञान की साधारण जानकारी प्राप्त कर सकें। यह शिक्षण 6 महीने का पर्याप्त हो सकता है। प्रौढ़ आयु के लोग 6 महीने में इतना पढ़ लिख सकते हैं कि उन्हें निरक्षरों की पंक्ति से हटाकर साक्षरों की श्रेणी में बिठाया जा सके। अपनी प्रत्येक शाखा में
इस प्रकार साक्षरता प्रसार के प्रयत्न आरंभ किए जाने चाहिए और अपने घर, परिवार, पड़ोस तथा परिचय क्षेत्र में कोई निरक्षर न रहने देने की मुहिम संभालने में जुट जाना चाहिए। इस प्रयत्न से हम अगले 3-4 वर्ष में ही आज की समस्त प्रौढ़ जनता को साक्षर बनाने में सफल और समर्थ हो सकते हैं। जो काम सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके नहीं कर सकती, उसे हम लोक सेवा में विश्वास करने वाले व्यक्ति थोड़ा थोड़ा समय दान देकर देखते देखते संपन्न कर सकते हैं और अपना निरक्षर देश जादू की तरह शिक्षा के आलोक से आलोकित हो सकता है। साक्षरता प्रसार के अतिरिक्त शिक्षा का मूल प्रयोजन आदर्श और उद्देश्य पूरा करने की बात आती है। मात्र साक्षरता ही पर्याप्त नहीं, हमें यह भी करना ही चाहिए कि अशिक्षितों से लेकर शिक्षितों तक को व्यक्ति, परिवार और समाज के सम्मुख प्रस्तुत वर्तमान समस्याओं की जानकारी कराएं और उनके समाधान प्रस्तुत करें। पिछली 1000 वर्ष की राजनैतिक गुलामी ने हमें इतने अधिक बौद्धिक अभिशाप दिए हैं कि एक प्रकार से अपना विचार तंत्र लगभग उल्टा और विकृत ही हो चला है। अज्ञानांधकार में भटकते हुए हमने स्वच्छ विचार पद्धति को लगभग गंवा ही दिया है। सोचने का अपना जो आज का ढंग है वह ऐसा अनुपयुक्त है कि यदि उसे ज्यों का त्यों बनाए रखा गया तो उज्जवल भविष्य की किरण कभी भी प्रकट न हो सकेगी। इस तथ्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए कि व्यक्ति और समाज का उत्थान पतन पूर्णतः उसके चिंतन प्रणाली पर निर्भर रहता है। आस्थाएं, मान्यताएं, अभिरुचियां एवं विचारणाएं ही अपने स्तर के अनुरूप भली या बुरी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं और उन्हीं के झाल जंजाल में उलझते सुलझते हम दुखी सुखी दिखाई पड़ते हैं। अपकर्ष से उत्कर्ष की ओर चलना हो तो सबसे प्रथम कार्य यही करना पड़ता है कि अपनी चिंतन पद्धति में जहां भी विकृतियां आ गई हो उन्हें समझें और सुधारें। इस परिवर्तन के बिना पतन को उत्थान में परिणत कर सकना किसी भी प्रकार संभव न हो सकेगा। पार्ट 19 समाप्त।